हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, अच्छे से चल रही होगा सभी की तैयारी ना। तो गुड न्यूज है भाई, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। लैब असिस्टेंट की जो भर्ती है 11 तारीख से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, आप सभी ने ट्वीट देख लिया होगा। और 500 से 600 पदों के बीच अनुमान है, लगभग 500 तो सिक्योर है ही है, उसके अलावा पद बढ़ भी सकते हैं। और नॉन सीईटी एग्जाम है, सभी को आपको इसके बारे में पता है। नहीं पता है तो अभी मैंने कल वीडियो डाली थी, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देख लेना। और किसी भी चीज की किसी भी आपको टॉपिक लगे कि सर इस पर दोबारा हमें इंफॉर्मेशन दो, तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रही बात डिटेल नोटिफिकेशन की, तो जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा आपके साथ सारी चीजें साझा कर देंगे। जो भी नोटिफिकेशन में होगा कि कब एग्जाम का पैटर्न है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें अपने जैसे जैसे अपने को अपडेट मिलती रहेगी, वैसे वैसे आपको सटीक जानकारी हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो अपना आज पिछला टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो गया था। कौन सा था भाई? पादप जगत वाला। उसके बाद में आज अपने फिजिक्स का चैप्टर शुरू करते हैं, तरंग गति। क्या कौन सा टॉपिक है? तरंग गति। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। मैंने ये जो मैं आपको एक पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि मैं जो साइंस करवा रहा हूं ये 10th लेवल की है। लैब असिस्टेंट के लिए आपको फिजिक्स अलग से पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री अलग से पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो बायोलॉजी तो मैं आपको करवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री देखते हैं, अभी पॉसिबल हुआ तो करवाएंगे, पर प्रॉमिस नहीं करते अपने। ठीक है, हाँ बायोलॉजी कंफर्म है। तो अपना टॉपिक है तरंग गति। तो क्या होती है तरंग गति, देखते हैं। एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे भाई। तरंग गति, गति तो आप जानते ही हो, मोशन की कोई चीज अपना स्थान परिवर्तन करती है या कोई भी वस्तु अपना स्थान परिवर्तित करती है। तरंग क्या होती है? चलिए, यह जो तरंग होती है ना प्यारे बच्चों, यह एक ऊर्जा का रूप होती है। किसकी? ऊर्जा का रूप। किसका रूप होती है? ऊर्जा का एक रूप होती है। तो आप बोलोगे कि सर ऊर्जा का रूप होती है, वहां पर अपने पिछली क्लासों में एक बात की थी और मैंने एक शॉर्ट्स भी डाली थी सोलर प्लांट को दिखा करना। अगर फिर भी नहीं पता है तो बैक टू बैक क्लासेस देखो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैंने एक नियम बताया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या नियम, क्या नियम था भाई? वो है किसी को पता है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो नियम था कि जो ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही नई ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है। क्लियर? ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है। तो फिर तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तीसरी चीज की बात करें, जितनी ऊर्जा हम उपयोग में लेते हैं उतनी वास्तव में उतना हमें कार्य प्राप्त नहीं होता। कुछ वायुमंडल में या उसके अंदर कार्य के अंदर ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है। वैसे नष्ट नहीं होती, मतलब उसमें परिवर्तित हो जाती है, व्यय कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ऊर्जा का एक रूप है। अब इसे आगे समझते हैं। तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, यानी कि तरंगे क्या करती हैं? तरंगों ऊर्जा ही एक प्रकार से, तो ऊर्जा को यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ऊर्जा को भेजेंगे तो तरंगों द्वारा भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? तरंगों के द्वारा। चलो इसको एक ना छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। किसी ने एक बात कही है, बहुत ही अच्छी बात है। क्या कही है? कि अगर आप किसी चीज किसी वस्तु को शिद्दत से चाहते हो, आप अगर किसी वस्तु या किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। ये बात है। इसका मतलब क्या है? इसे साइंटिफिकली इसको सोचें। या हमारे एक गुरुदेव थे, उन्होंने हमें एक बात का ज्ञान किया था कि हम जो विचार प्रकट करते हैं वो घूमकर हमारे पास वापस आते हैं। जो हम विचार अपने मन से जो थॉट बोलते हैं या जो शब्द बोलते हैं वो घूमकर हमारे पास आते हैं। तो ये जो अपने अब एग्जांपल है ध्वनि तरंगों का, तो ध्वनि तरंगे हैं, तो ये ध्वनि है, ये एक ऊर्जा ही है। जैसे हमने ऊर्जा बोली तो आप कहोगे कि सर ऊर्जा तो नष्ट होगी, हमने बोल दिया आपने सुन लिया, है ना? हमने बोल दिया आपने सुन लिया, या मैंने बोल दिया आपने सुन लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई शब्द बोला, आपने सुना, तो सीधी सी बात है वो ऊर्जा आपके कानों में गई, लेकिन वो सारी की सारी आपके कानों में नहीं गई। उस ऊर्जा को और आगे आसपास के ब्रह्मांड में भी वो ऊर्जा फैल गई। ठीक है, ऊर्जा को फैल गई। अब एक चीज और समझते हैं, आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन। जैसे आप अपने घर में थोड़ा सा कोई दूर बैठा है तो आप उसको आवाज लगाते हो कि इधर आना, ठीक है, तो उसको सुनाई दे जाता है और वो आ जाता है। फिर
अब आपका ननिहाल कहीं और है, या आप किसी दूर बैठे व्यक्ति को आवाज लगा रहे हो जो आपसे 150 किलोमीटर दूर है, आप उसको बोलोगे कि इधर आना या तुम क्या कर रहा है, तो उसको सुनाई देगा? उसको सुनाई नहीं देता। नहीं देता ना, बिल्कुल नहीं देता। क्यों नहीं देता भाई? क्योंकि आपने जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न की है, तो सीधी सी बात है ऊर्जा है। तो जैसे ही वो तरंगे गमन की, जैसे ही वो तरंगों ने चलना शुरू किया, तो कुछ टाइम बाद उसकी जो जितनी ऊर्जा थी वो ऊर्जा खत्म हो गई, यानी कि वो वायुमंडल के अंदर चलने में ही उसकी ऊर्जा खत्म हो गई। ठीक है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि ऊर्जा का व्यय नहीं होता। ऊर्जा खत्म नहीं होती, मतलब वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल जाती है, अपना रूप परिवर्तित कर लेती है। ठीक है। तो ध्वनि तरंगों का या कोई भी तरंगे क्या होती है, किसी भी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है। इतनी बात समझ में आई? तरंगे क्या होती हैं? ऊर्जा का एक रूप होती है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है। इतनी बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तरंगे होती हैं दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भी? दो प्रकार की तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक तो होते हैं यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे? यांत्रिक। और एक होती है अयांत्रिक। एक तो होती है यांत्रिक तरंगे और एक होती है अयांत्रिक तरंगे। ये तरंगों के दो प्रकार होते हैं। ठीक है। यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यांत्रिक तरंगे क्या बात करती है? यांत्रिक तरंगे क्या बात करती हैं? तो क्योंकि अब ये धीरे धीरे स्लाइड अब लिखेंगे तो खराब होगी, इससे अच्छा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट को संभाल के रखना भाई, नोट्स बनाओगे तो काम आएंगे। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। क्या कहता है यांत्रिक तरंगे? वे तरंगे जो किसी भी माध्यम में संचरित होती हैं। अब संचरित का मतलब होता है कि चलती है या गमन करती है। तो माध्यम क्या होता है भाई? माध्यम आपका ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। आप बोलोगे सर माध्यम वाला फंडा समझ में नहीं आया। बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे समझें आपको? चलो जैसे आप क्या करना, अब इस चीज को थोड़ा सा समझना। जैसे कोई भी ठोस वस्तु लेना, उस पर आप कोई चीज को टकराते हो तो उससे कुछ ध्वनि निकलती है ना, तो वो भी तरंगों के रूप में। उसके बाद में जल में भी आप पत्थर मारते हो तो उससे भी कुछ ध्वनि निकलती है, बिल्कुल निकलती है। लेकिन वायु में जब आप किसी चीज को आराम से घुमाते हो तो आपको कोई आवाज नहीं आती। लेकिन ध्यान देना, जब आप बाइक चला रहे होते हो तब आपको हवा में भी आपको ध्वनि सुनाई देती है। हवा की ध्वनि आपको सुनाई देती है। तो सीधी सी बात है, वे तरंगे जो किसी माध्यम आपका ठोस हो सकता है, माध्यम आपका द्रव हो सकता है और माध्यम आपका गैस हो सकता है, उसमें गमन करेंगे, तो वो तरंगे आपकी कौन सी होंगी? वो तरंगे होंगी आपकी यांत्रिक तरंगे। क्लियर? यानी कि यांत्रिक का मतलब आपने समझे तो काम से रिलेटेड। तो ध्वनि तरंगे नहीं भाई, आगे बात करेंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जो किसी माध्यम में संचरित करेंगे, यानी कि माध्यम में गमन करेंगे। अब आप बोलोगे सर माध्यम तो समझ में आ गया, लेकिन बिना माध्यम क्या होता है? अगर कहीं पर भी माध्यम नहीं है तो उस कंडीशन को बोला जाता है प्यारे बच्चों निर्वात। अगर कहीं भी माध्यम नहीं है, यानी कि ना तो वहां पर ठोस है, ना वहां पर द्रव है और ना ही वहां पर गैस है, अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन क्या होती है? ऐसी कंडीशन होती है निर्वात। प्रकाश वाले चैप्टर में इसको अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं। जब अपना ये चैनल बना था बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, पहली क्लास रही थी अपनी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की, दूसरी क्लास अपनी प्रकाश चैप्टर की है। तो आप 4 क्लासेस है, उसको देखना, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। पर बाकी जरूरत नहीं पड़नी आपको देखने को, पर देखना जरूर, आपका टॉपिक क्लियर हो। निर्वात समझ में आया? यानी कि जहां निर्वात के अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि कोई माध्यम नहीं, कोई माध्यम नहीं होगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर? चलिए इतनी बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है भाई। दूसरी बात, माध्यम में यानी कि कोई भी माध्यम है तो तरंग को संचरण के लिए, अगर तरंग है उस माध्यम में संचरण करना चाहती है तो माध्यम का 2 गुण होना चाहिए। यानी कि माध्यम के अपने पास ठोस है, द्रव है और गैस है। तो अगर तरंग, आपको पता है यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है गमन करने के लिए, तो माध्यम के पास भी कुछ विशेष गुण होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एक तो माध्यम में होनी चाहिए प्रत्यास्थता। क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों? प्रत्यास्थता। और दूसरा होता है जी जड़त्व। प्रत्यास्थता को मैं पदार्थों के गुण, सामान्य गुण वाले टॉपिक में अच्छे से करवा चुका हूं, जाकर उस क्लास को देख लेना, कोई दिक्कत
नहीं आने वाली है। ठीक है, प्रत्यास्थता क्या होती है? कोई भी जो पदार्थ होता है अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। कोई भी जैसे पदार्थ है तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। सपोज करो भी कैसे, जैसे आपने देखा होगा बाइक के शॉकर लगे होते हैं, बाइक के शॉकर लगे होते हैं। जैसे ही आपने आपकी बाइक स्पीड में है और बाइक अचानक खड्डे में गिरती है या खड्डे में टकराती है, ठीक है, तो वो शॉकर होते हैं वो आपको चोट लगने से बचाते हैं। आपको चोट लगने से बचाते हैं कैसे? अगर वही शॉकर नहीं होते तो जैसे बाइक खड्डे में लगती है, शॉकर नहीं होते तो वो खड्डे की जो ऊर्जा है वो आपको डायरेक्ट प्रभावित करती है और आप गिरते आपके चोट लगती है। लेकिन वो शॉकर होते हैं वो क्या करते हैं? उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो जितनी स्पीड से आपने बाइक टकराई है उसमें, तो वो शॉकर होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको कम हानि होती है। समझ आई? जड़त्व क्या होता है? जड़त्व, प्रत्यास्थता समझ आई? जड़त्व नाम से अगर आप जोड़ना चाहो चीजों को तो नाम से क्लियर कर सकते हो कि जैसे समझाने के लिए आपको पता है, मैं आपको दो चीजें पढ़ा, जब से मैंने साइंस पढ़ाना शुरू किया मैंने आपके साथ दो बातें शेयर की है कि एक तो शब्दों को तोड़ो, शब्दों को तोड़ना शुरू कर दो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो दूसरा चीज क्या करो, शब्दों को साथ रियल चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास किया करो। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं होता वास्तव में, लेकिन फिर भी आप जोड़ने का प्रयास किया करो, क्योंकि अपने को क्या एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है बस, और कुछ नहीं करना। अपने एग्जाम में क्वेश्चन सही होना चाहिए, कैसे मर्जी हो बस। ठीक है, तो जड़त्व को अपने कैसे कहते हैं? जड़त्व में अपने बोल देते हैं तो मेरे जड़ा में बैठ गए हो, है ना? समझ में आई मेरी बात? तो इसको अब कैसे समझोगे? कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, चाहे वो ठोस है, चाहे वो द्रव है, चाहे वो गैस है, उसका एक विशिष्ट गुण है कि वो अपनी अवस्था परिवर्तन में विरोध चाहता है। मतलब अपनी अवस्था परिवर्तन का वो विरोध करता है। आप भी करते हो सुबह सुबह, है ना? जैसे आप सुबह आराम से सो रहे हो मस्त हो गए 9-10 बजे तक, और जैसे ही आपको कोई उठाने आता है तो इसको कहते हैं ना सोने दे यार, कहते हो ना। फिर 2-4 सुबह सुबह नाश्ते में मिलती है तो आप उठ जाते हो, लेकिन एक अंदर से इरिटेटिंग होती है, सोते उठा दियो, तो वो आप क्या करते हो? अवस्था परिवर्तन का विरोध करते हो। हर पदार्थ का यही गुण है, हर पदार्थ का यही गुण है। तभी तो जो न्यूटन का पहला नियम था जड़त्व का नियम, वो इसी बात पर आधारित था कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गतिमान है वो गतिमान रहना चाहती है। अपना ट्रैक चेंज हो जाएगा, तरंगों वाला चल रहे हैं, फिर न्यूटन में चले जाएंगे ना। तो जड़त्व मतलब का समझ में आ गया कि कोई भी वस्तु है वो अपनी अवस्था परिवर्तन में विरोध करती है। चलिए, तो अब यांत्रिक तरंगों के भी दो प्रकार हैं। यांत्रिक तरंगों के भी दो प्रकार है, एक तो है अनुप्रस्थ तरंगे और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे और एक होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। चलो पहले दो शब्द समझा देता हूं, वैसे तो मैंने आपको बायोलॉजी में समझा दिए थे, फिर एक बार और समझा देता हूं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य शब्द का मतलब क्या होता है। देखो, एक चीज को समझना, शब्दों का मतलब आप समझोगे ना तो आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए देखिए इसको, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि इसकी अनुप्रस्थ काट काटो। अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट को बोलते हैं टीएस। क्या बोलते हैं? टीएस बोलते हैं। कई बार एग्जाम में टीएस लिखा आ जाता है। अब आपने इसको इस तरह से काटा, इस तरह से काटा, तो आपको जब इसकी आकृति देखोगे तो आपको ऐसे गोलाकार आकृति दिखाई देगी ना। और अगर मैं आपको कहूं कि इसी मार्कर को अनुदैर्ध्य काट काटो, कौन सी? अनुदैर्ध्य, यानी कि इस तरह से, फिर आपको इसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगी? इस तरह से दिखाई देगी। ये चीज आई समझ में? अनुप्रस्थ का मतलब होता है लंब समांतर और अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लंब। क्लियर? चलिए अब इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या होती है अनुप्रस्थ तरंगे। तो तरंगे एक तो अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य। दो तरंगे समझ में आई? चलिए, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे ये क्या होती हैं? जब, अब आपको पता है यांत्रिक तरंगे बिना माध्यम के तो गमन कर नहीं सकती, यानी कि माध्यम की तो जरूरत है। तो कह रहा है कि जब किसी माध्यम में, जब कोई भी माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। अब देखो कई बच्चों को यानी चैप्टर बोरिंग लग रहा होगा, भाई सर क्या करवा रहे हो। तो देखो बच्चों, ये बोरिंग लग रहा है तो कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। लग रहा है तो लगने दो भाई, ठीक है। इंटरेस्टिंग होता तो सभी नौकरी लग जाते, ठीक है। तो बोरिंग लग रहा है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको बोरिंग ना लगे। अब देखो क्या कह रहा है कि किसी माध्यम में तरंग गति, माध्यम की जरूरत है, तरंग की जो गति होती है, तरंग गति करेगी माध्यम में। अब उसकी जो दिशा है कि वो किस दिशा में गति कर रही है वो, और माध्यम के कणों के, माध्यम के कण है जो किस दिशा में कंपन कर रहे हैं, वो दोनों क्या होंगे? लंबवत होंगे।
क्या होंगे, लंबवत होंगे। सर दोबारा समझाओ, समझ में नहीं आया, दोबारा समझा देते हैं। अभी क्या कह रहा है कि जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा, तरंग गति की दिशा यानी कि तरंग किस दिशा में गति कर रही है, तरंग किस दिशा में गति कर रही है, ये तो तरंग की दिशा होगी। क्या होगी, अब मान लीजिए यहां से तरंग ने चलना शुरू किया, सिर्फ मैं दिशा बता रहा हूं एक बार, ये क्या होगी, तरंग की दिशा होगी। कह रहा है कि माध्यम के कणों के कंपन, यानी कि यहां पर मान लीजिए कोई भी ये माध्यम ले लिया हमने, चाहे ठोस है, चाहे द्रव है, चाहे गैस है। अब ये चीज आप रियल खुली आंखों से देखोगे या अपनी नॉर्मल आंखों से देखोगे, ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी भाई। तो थोड़ा इमेजिन करनी होती है, जो माध्यम के कणों के कंपन है, यानी कि माध्यम के जो कण कंपन करेंगे तभी तो तरंग गति बनेगी, क्योंकि तरंगे हमें वास्तव में दिखाई नहीं देती, रियल में अपने तरंगों को नहीं देख सकते। ठीक है, अब जैसे आपके पास फोन है, आप फोन का डाटा कैसे देख रहे हो, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो फोन में, तो कभी सोचा है कि सर हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, हमें कैसे सुनाई दे रहे हैं, तो ये सारा तरंगों का खेल होता है भाई। ठीक है, लेकिन क्या आपको फोन में तरंगे आ रही होती है, आपको दिखाई देती है, नहीं देती, नहीं देती ना। फोन में नेटवर्क आ रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, पर फिर भी आ रही है, तो ये तरंगों के माध्यम से होता है। तो तरंगे अपने वास्तव में खुली आंखों से अपने को दिखाई नहीं देती। चलिए, अब ये कह रहा है कि माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा लंबवत हो, यानी कि जहां से मान लीजिए ये तरंग है, यहां से इसने चलना शुरू किया, तो ये मैक्सिमम इस तरह से गति करता जाएगा कण, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से गति करता हुआ आएगा। इस तरह से तरंग गति करती है, इस तरह से। जैसे मान लीजिए तरंग ने यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलना शुरू किया और इस तरह से पहले यहां तक जाएगा, ये टॉप पॉइंट आ गया, उसके बाद में ये नीचे गिरेगा, उसके बाद में फिर नीचे जाएगा, ये लोएस्ट पॉइंट आ गया, उसके बाद में फिर ये ऊपर जाएगा। इस तरह से ये तरंग गति करके आगे बढ़ती है, इस तरह से तरंग गति करती है और आगे बढ़ती है। तो यह होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि यह बिना माध्यम के गमन नहीं करेगी। चलो, फिर भी अगर आप इसको देखना चाहो तो उत्पन्न कर सकते हो तरंगे, देख नहीं सकते लेकिन उत्पन्न तरंगों को आप देख सकते हो। कैसे, एक काम करना, घर में आपके जो जिस पर कपड़े सुखाते हो तार लगी होगी, ठीक है, उसको तार को ना एक सिरे से खोल देना, एक सिरे पर लगे देना, उसको इस तरह से जोर से झटका देना, तो क्या करेगी, इस तरह से कंपन करेगी और उसमें आपको तरंगे उत्पन्न दिखाई देंगी। अगर वो चीज आप नोटिस कर सकते हो, नहीं तो एक रस्सी बांध लेना, रस्सी में देखना, आप रस्सी को झटका देना और खींचकर पूरा तनी हुई रस्सी में झटका देना, उसमें भी आपको पता लग जाएगा, उसमें भी आपको तरंगे इस तरह से उत्पन्न दिखाई दे जाएंगे। कौन सी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, एक बात और बताता हूं, ये थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आपको और चीजें क्लियर करवा देता हूं। जो तरंगों का ऊपर वाला भाग होता है, यानी कि इस तरह से तरंग गति कर रही है, तो ये जो टॉप पॉइंट होता है इसको बोलते हैं शीर्ष पॉइंट। क्या बोलते हैं, शीर्ष पॉइंट, या इसका एक और नाम होता है, शीर्ष एग्जाम में नहीं देता, वो एग्जाम में नाम देता है श्रृंग। क्या नाम देता है, श्रृंग नाम देता है। क्या नाम देता है, श्रृंग, पूछ सकता है। और दूसरा होता है जो नीचे वाला लोएस्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं गर्त। गर्त मैंने गड्ढा, ये देखो ये गड्ढा दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, श्रृंग, गर्त, गड्ढा। अब देखो ये कह रहा है कि एक श्रृंग और ये आपका दूसरा श्रृंग, इन दोनों के जो टोटल बीच की दूरी है इसे बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य को लिखते हैं प्यारे बच्चों लैम्डा से, उल्टा वाई बना दिया ना, इसे बोलते हैं लैम्डा से, और इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों, एंगस्ट्रॉम नाम होता है। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। वही रस्सी वाला एग्जांपल बताया, तो रस्सी क्या होती है, ठोस होती है, केवल ठोस माध्यम में गमन करती है। अगर फिर भी आप इसको देखना चाहो तो द्रव के ऊपरी सतह पर भी आप इसे देख सकते हो। कहां पर, द्रव के ऊपरी सतह पर। कौन सी वस्तु, कहां पर देख सकते हो, द्रव की ऊपरी सतह पर। द्रव की ऊपरी सतह पर कैसे देखेंगे सर, बिल्कुल देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे भाई, हम दिखाएंगे आपको। एक काम करना, ध्यान रखना कि अगर कोई शहर वाले बच्चे तो उसको तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, अगर अच्छे से देखना हो तो वैसे तो घरों में डिग्गी बनी होती है, उसमें आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगी, लेकिन गांव में जो एक बड़ा कुंड होता है जिसको जोहड़ बोलते हैं, या खेतों में बनी हुई डिग्गी होती है, सुबह सुबह जाना, वहां का पानी बिल्कुल शांत होता है, बिल्कुल शांत, मतलब पानी का एक कण भी आपको ऊपर नीचे दिखाई नहीं देता। ठीक है, कुछ मत करना, जाकर उस पानी में एक
मिट्टी का कंकर या कुछ भी एक छोटा सा, उस पानी में हलचल पैदा कर देना। तो आप देखोगे, क्या देखोगे, आपको ना पानी के ऊपरी सतह पर आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। पानी के ऊपरी सतह पर आपको इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। वही स्ट्रक्चर क्या होती है, एक अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है, जहां पर मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि द्रव के ऊपरी सतह पर भी आप इसे उत्पन्न कर सकते हो। उम्मीद करता हूं अब आपको मेरी बात है जो समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगली बात क्या कह रहा है, शीर्ष व गर्त के रूप में संचरित होती है, बता ही दिया। पहले शीर्ष बनेगा, गर्त बनेगा, यानी कि इस तरह से चलती है, जिस तरह से सांप चलता है ना, इस तरह से ये तरंगे चलती हैं, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, यानी कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जो ऊपर वाला टॉप पॉइंट होता है उसे शृंग बोलते हैं, और नीचे वाला जो लोअर पॉइंट होता है उसे अपने गर्त बोलते हैं। ये होती है जी हमारी अनुप्रस्थ तरंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, दूसरी तरंग है आपकी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ आप डाल देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी। उसमें क्या था, तरंग के कण और माध्यम के कण, यानी कि तरंग की जो दिशा है वो और माध्यम के कणों की दिशा है वो दोनों क्या थी, लंबवत थी, यानी कि 90 डिग्री का दोनों पर कोण बन रहा था ना। इसमें क्या होंगे, इसमें दोनों सेम ही होंगे, दोनों की दिशा क्या रहेगी, समान रहेगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या कहता है कि अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जब किसी माध्यम में, जब कोई भी माध्यम में तरंग गति की दिशा, यानी कि तरंग जिस दिशा में गति कर रही है और माध्यम के कण भी कंपन उसी दिशा में करेंगे, यानी कि इस दिशा में ही कंपन और इस दिशा में तरंग की दिशा होगी। अगर ऐसी कंडीशन हो, अनुदिश को समांतर भी लिखा हुआ मिल सकता है भाई, अनुदिश लिखा है ना, अनुदिश का मतलब दोनों की दिशा समान, तो यहां पर आपको समांतर भी लिखा हुआ मिल सकता है। समांतर का मतलब दो चीजें पैरेलल चलती है। ठीक है, दो चीजें, जैसे रेल की पटरियां होती है ना, वो दोनों साथ साथ चलती जरूर है, कभी मिलती नहीं है। दोनों रेल की पटरियों की तरह ये तरंगे भी होती हैं जो दोनों साथ साथ चलती तो जरूर है लेकिन कभी मिलती नहीं है। ठीक है, तो समांतर जब दोनों चीजें चलती हैं तो उस दिशा, उस गति को क्या कहते हैं, उस प्रकार की तरंगों को क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। चलिए, ये क्या कह रहा है, इसकी खास बात क्या है, ये सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, चाहे कोई भी माध्यम हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसी भी माध्यम में आप उत्पन्न कर सकते हो। कौन सी, अयांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे, माफ करना भाई, अनुदैर्ध्य तरंगों। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों की मेन खास बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि यह तो ये ठोस में प्राप्त होंगी और या हमें द्रव के ऊपरी सतह पर, लेकिन आपको अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस में भी प्राप्त होंगी, द्रव में भी प्राप्त होंगी और गैस में भी प्राप्त होंगी, ये बोल रहा है। ठीक है जी, इन तरंगों को अपने अगर देखना चाहें तो संपीड़न और विरलन के रूप में देखते हैं। संपीड़न का मतलब होता है कि चीजें पास पास, विरलन का मतलब होता है दूर दूर। संपीड़न का मतलब होता है कि कोई भी कण अगर पास पास है, इस तरह से सिमटे हुए हैं, वो संपीड़न होता है, और विरलन का मतलब होता है दूर दूर। ठीक है, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं, व्हाट्सएप चलाते होगे सभी, व्हाट्सएप सभी चलाते होगे। ठीक है, सीधी सी बात, टच फोन है, टच फोन में देख रहे हो तो व्हाट्सएप सभी चलाते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो व्हाट्सएप में ना आप एक चीज नोटिस करना, जब आप किसी को वॉइस मैसेज भेजते हो, जब आप किसी को वॉइस मैसेज भेजते हो तो वहां पर ना फ्रीक्वेंसी बनती है, यानी कि आपको लाइन लाइन सी शो होती है। जब आप भारी आवाज में बोलते हो तो वो लाइनें बढ़ जाती हैं, और जब आप नहीं बोलते तो वो लाइनें बिल्कुल स्लो हो जाती है, यानी कि सिंगल लाइन सी हो जाती है। तो वो आपको एक फ्रीक्वेंसी दिखाती है, वहां पर देखना क्या वो तरंगे इस तरह से गति कर रही है, नहीं, वो समांतर चल रही है, वो लाइनें देखना पैरेलल होगी बिल्कुल। ठीक है, ध्यान देना, वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेम टू सेम यही बात होती है कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो या तो संपीड़न में चलती हैं और वह विरलन में, यानी कि संपीड़न व विरलन के रूप में ये चलती हैं। कौन सी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बात करते हैं। तो संपीड़न में ऐसा क्या होता है सर, भी ये संपीड़न करती हैं, या विरलन में ऐसा क्या होता है। संपीड़न का मतलब तो समझ में आ गया ना, भी चीजें पास पास या कण पास पास, और विरलन का मतलब होता है कण दूर दूर। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। ठीक है सर, हो गई ये बात, तो आगे बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, संपीड़न में क्या होता है, इसमें संपीड़न में, तो संपीड़न में होता है प्यारे बच्चों, माध्यम का दाब व घनत्व हो जाता है अधिक। जब माध्यम का दाब और घनत्व दोनों अधिक हो जाएंगे। अब दाब और घनत्व को मैं बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं, बार बार ये चीजें करवाने बैठेंगे तो सिलेबस पूरा नहीं होगा। ठीक है,
सीधी सी बात है, किसी चीज पर दाब ज्यादा लगाओगे तो संपीड़न होगा भी, बिल्कुल होगा। और घनत्व में क्या होता है, कण बिल्कुल पास पास होते हैं। दाब ज्यादा लगाओगे तो कण पास पास होगा, कण पास पास होंगे। और घनत्व ज्यादा कहां पर होता है, जहां पर कण ज्यादा होते हैं। तो यही बात हो गया, संपीड़न वही होगा ना जहां पर माध्यम का दाब व घनत्व अधिक होगा। तो विरलन में क्या हो जाएगा, कण दूर दूर है तो माध्यम का दाब और घनत्व दोनों कम हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी होगी। पर फिर भी एक बार बता देता हूं, संपीड़न में क्या होता है, कण पास पास होते हैं तो दाब ज्यादा लगाओगे तो कण पास पास होंगे। और कण पास पास हैं यानी कि कण ज्यादा है तो घनत्व क्या होगा, घनत्व ज्यादा होगा। घनत्व समझा चुका हूं, द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना, तो वही बात है। और माध्यम के कण अगर दूर दूर हैं तो विरलन होगा। बस चलिए एग्जाम्पल है इसके कुछ। वायु में उत्पन्न तरंगे, कौन सी तरंगे, वायु में उत्पन्न कोई भी तरंग हो सकती है। एग्जाम्पल है आपका भूकंप तरंगे, कौन सी, जो भूकंप तरंगे होती है ना वो। अब आप बोलोगे सर हमें भूकंप समझाओ, तो आपदा प्रबंधन की 3 क्लासेस आई हुई हैं, पीछे प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, जहां पर मैंने भूकंप तरंगों को अच्छे से डिफाइन किया, बिल्कुल उसका पूरा मैंने पोस्टमार्टम किया हुआ है भूकंप का। तो आप उसको देख सकते हो, भूकंप कैसे आता है, क्यों आता है, कहां पर आता है, और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी वाले जो भूकंप है वो कौन से जोन में है, वो मैंने पूरा आपको भूकंप तरंगों का पूरा मैंने डिफाइन किया है। कौन सी भूकंप तरंगे ज्यादा खतरनाक होती है, कौन सी कम होती है, तो वो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आपदा प्रबंधन क्लास फर्स्ट और आपदा प्रबंधन क्लास सेकंड, 2 या 3 क्लासें हैं, तो वो आप देखिए, आपको भूकंप अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन, हाँ रीट मेंस के अंदर है ये टॉपिक भूकंप वाला, तो आप वहां से ये टॉपिक कर सकते हो। ठीक है, अगला है स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। लो जी, फिर भी नहीं समझ में आया तो अब क्या कर सकते हैं, आपका स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। स्प्रिंग देखा है, देखा है क्या, नए बच्चों ने तो नहीं देखा होगा, पुराने बच्चों ने, जैसे कि जो 1990 के बाद में जिनका जन्म है और 2005 से जिनका पहले जन्म है, उन बच्चों ने अपना बचपन एंजॉय कर दिया, और उन्हीं में से मैं एक हूं। तो आपको एक चीज बताता हूं, आपने साइकिल आपके पास होती थी, और साइकिल का उस टाइम बहुत ना क्रेज होता था। आजकल बच्चों में क्रेज नहीं है साइकिल का, उस टाइम साइकिल का एक अलग ही क्रेज होता था। तो साइकिल की जो सीट होती ना बैठने वाली, उसके नीचे स्प्रिंग लगे होते थे, तो अपने क्या करते थे, एक आधा ना स्प्रिंग उसमें से निकाल लेते थे, और निकालकर वो स्प्रिंग के साथ खेलते थे। स्प्रिंग को कभी पास करते, कभी इसको खींचते, कभी पास करते, कभी खींचते। ठीक है, तो वो चीजें उत्पन्न होती, यानी कि ये देखो यहां पर स्प्रिंग के जो रोल हैं वो पास पास हैं, यहां पर दूर हैं, यहां पर पास पास हैं। अब देखो इसको कैसे समझोगे, जैसे ही आप नॉर्मल स्प्रिंग है जिसमें सारे क्या है, कण पास पास हैं, या सारे रोल बिल्कुल पास पास है, आप उसको खींच देते इस तरह से, तो ये दूर दूर हो जाते थे। फिर जैसे ही आपने उसको छोड़ा तो वापस वो वही उसी स्थिति पर पास पास में आ जाते थे, फिर खींचते थे, फिर वो पास पास। लेकिन हम कई मेरे जैसे शरारती होते थे, इसको और ज्यादा लंबा खींचते हैं, वो क्या करते थे, एक ना कि दो, तू अट्टू पकड़ मैं अट्टू पकड़ू, वो दोनों उसको ना पूरा खींच कर सीधा कर देते थे, बिल्कुल सीधी तार बना देते थे। सीधी तार बना दी तो क्या वो वापस स्प्रिंग बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने जो बल लगाया है उस स्प्रिंग ने अपनी प्रत्यास्थता खो दी है। वो मैं प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में आपको अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं। ठीक है, तो जो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे होती हैं वो भी कौन सी तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी कि संपीड़न विरलन, इस तरह से वो तरंगे गति करती हैं। संपीड़न विरलन, ये संपीड़न हो गया, ये विरलन हो गया, ये संपीड़न हो गया, ये विरलन हो गया, संपीड़न विरलन, इस तरह से वो तरंगे चलती रहती है। कौन सी तरंगे, आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे। चलिए, ये होती है अपनी यांत्रिक तरंगे कंप्लीट। यांत्रिक तरंगों के 2 भाग हो गए, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब बात करते हैं अयांत्रिक तरंगों की। अयांत्रिक तरंगे, और अयांत्रिक तरंगों का दूसरा नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे पूछ लेगा भाई, पूछ सकता है कि अयांत्रिक तरंगों का दूसरा नाम क्या है। सीधी सी बात है, एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी डाल सकता है, एग्जामिनर क्वेश्चन कहीं से भी डाल सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। वो एग्जामिनर पे, उसके माइंड सेट पे डिपेंड है कि वो क्या पूछ रहा है आपसे। हाँ इतना कह सकता हूं, सिलेबस से बाहर नहीं पूछेगा वो, सिलेबस के अंडर रहकर आपसे क्वेश्चन करता है, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन पूछ कहीं से भी और कुछ भी सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, अयांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, संचरण के लिए यानी कि गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी इससे कोई मतलब नहीं है ठोस है, द्रव है, गैस है या निर्वात है, यानी कि निर्वात में भी गति कर सकती है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जहां पर आपको यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। कैसे समझाते हैं, आप एक काम करना, कभी वैसे तो भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े, लेकिन सीधी सी बात है, इंसान है तो जरूरत पड़ती है। डॉक्टर के पास जाते हो, है ना,
डॉक्टर के पास जाते हो, बहुत बार एग्जाम्पल मैंने ये बताया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं जो अभी क्लासेस को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी है, तो उनके साथ मैं ये बात शेयर कर देता हूँ। डॉक्टर के पास जाते हो, वहां पर आप देखना डॉक्टर का एक कैबिन बना होता है जो मुख्यतः कांच का बना होता है। वहां पर है ना, आप जैसे अंदर कोई पेशेंट बैठा है, अंदर कोई पेशेंट बैठा है, तो वो डॉक्टर के साथ बातें कर रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, वो डॉक्टर के साथ बातें कर रहा है और कैबिन का गेट है जो बंद है, तो वो बातें कर रहा है। क्या वो आपको बातें सुनाई देती है? क्या वो आपको बातें सुनाई देती है? 99.99% नहीं देती। वैसे तो 100% नहीं देती, लेकिन वहां पर थोड़ा बहुत माध्यम में जगह मिल जाती है, इतनी की जगह ही वहां पर खुली है, तो आपको थोड़ी बहुत बातें सुनाई दे जाती है। लेकिन मान के ये चलते कि नहीं सुनाई देती, यानी कि वो डॉक्टर बोल रहा है, अपने को सुनाई दे, हाँ उसकी लिपसिंग हमें समझ में आया, मतलब वो लिपसिंग करता हुआ अपने को पता लग जाता है कि हाँ ये कुछ बोल रहा है। लेकिन देखा जाए तो कांच से आवाज बाहर नहीं आ रही, कांच का जो बना हुआ है उससे आवाज बाहर नहीं आ रही, यानी कि ध्वनि बाहर नहीं आ रही। लेकिन देखा जाए तो हमें वो डॉक्टर बैठा दिखाई दे रहा है ना, सोचने वाली बात है। डॉक्टर दिखाई दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्योंकि आपको पता है कोई भी वस्तु देखने के लिए मैंने दो कंडीशन बताई थी। पहली, या तो वस्तु प्रकाश में रखी हो या वो खुद प्रकाश में हो। अब डॉक्टर प्रकाश में तो हो नहीं सकता, पर वो प्रकाश में बैठा है, यानी कि उस पर रोशनी पड़ रही है, इसलिए हमें वो दिखाई दे रहा है। तीसरी कंडीशन, हमें जो वस्तु दिखाई देती है वो प्रकाश के परावर्तन की वजह से दिखाई देती है। हमें जो वस्तु दिखाई देती है वो प्रकाश के परावर्तन की वजह से दिखाई देती है। इसीलिए मैंने एक प्रकाश वाले चैप्टर में शायरी भी बोली थी। क्या बोली थी? कि अंधेरे में साथ तो परछाई भी छोड़ देती है, अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है, और आप तो लोगों पे विश्वास करते हो, तो सीधी सी बात है, विश्वास तो अपनी परछाई पे भी नहीं करना चाहिए, वो भी अंधेरे में बदल जाती है ना। चलिए, तो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगली बात, निर्वात में गमन कर सकती है। अब माध्यम की जरूरत नहीं है तो निर्वात में गमन कर ही जाएगी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल है इनका प्रकाश तरंगे। लो जी, आ गया, मेरे बताने से पहले ही आ गया। कौन सी तरंगे हैं प्रकाश तरंगे? तो अयांत्रिक तरंगे हैं। ध्यान देना भाई, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा था, मुझे एग्जाम नहीं ध्यान है कौन से एग्जाम में पूछा था, लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे हैं, तो अयांत्रिक तरंगे हैं। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। एक्स तरंगे, कौन सी तरंगे? एक्स तरंगे। कौन सी तरंगे? एक्स तरंगे। तीसरी है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे बात करेंगे, घबराना मत, हर चीज के बारे में बात करेंगे, हर तरंग के बारे में बताऊंगा, कौन सी तरंगे कैसे काम करती हैं, टेंशन मत लेना, बस एंजॉय करना क्लास को, मजा आएगा पूरा। दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र। अगली बात क्या है? विद्युत क्षेत्र। समझते हो? अब आप बोलोगे सर विद्युत क्षेत्र बताओ, चलो बता देते हैं। चलो विद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे भाई। देखो, मान लीजिए ये कोई करंट फ्लो वाली बता रहा है, जहां पर इसमें करंट है, इस तार में क्या है? करंट है। तो इस करंट की वजह से इसके अंदर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस तरह से। वो हमें दिखाई नहीं देता, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके अंदर एक करंट उत्पन्न होता है। सेम टू सेम चुंबक, चुंबक देखिए, चुंबक के दो पोल होते हैं, कौन कौन से? NS, नॉर्थ साउथ। उल्टा बना दिया क्या मैंने? उल्टा बना दिया। नॉर्थ ऊपर होता है भाई, साउथ नीचे होता है, नॉर्थ और साउथ। तो इससे भी तरंगें निकलती हैं इस तरह से, ये भी अपने चारों ओर क्षेत्र बनाती है इस तरह से, इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। आगे चैप्टर है अपना, उसमें डिटेल से बात करेंगे। ये होता है विद्युत क्षेत्र और ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत गति करते हैं। तरंगों के अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, वो लंबवत गति करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे लंबवत कैसे? देख लो, दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से चल रही है और ये इस तरह से चल रही है। ये तरंग देखो इस तरह से गति कर रही है और ये इस तरह से गति कर रही है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में ही आ रही है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर कहीं पर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र नहीं है और ना ही चुंबकीय क्षेत्र है, हमने क्या बोला है कि ये तरंगे विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत गति करते हैं। अगर कहीं पर ये दोनों क्षेत्र नहीं है, ना ही तो विद्युत क्षेत्र है और ना ही चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में ये जो अयांत्रिक तरंगे होती हैं वो प्रकाश की चाल से चलती हैं। किसकी चाल से? प्रकाश की चाल से, यानी कि उनकी स्पीड कितनी होती है? जितनी प्रकाश की होती है। तो प्रकाश की स्पीड कितनी होती है? 1000 बार बता चुका हूं, 1000 बार, है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लो जी, ये होती है, याद कर लेना, निर्वात के अंदर होती है। ये किसके अंदर होती है? निर्वात के अंदर प्रकाश की इतनी चाल होती है, ठीक है। और लगभग अयांत्रिक तरंगों की चाल होती है वो लगभग इतनी होती है, कोई एक थोड़ा बहुत फासला होता है, वो अपने कल अगली क्लास वाले में
कर लेंगे कि इसकी चाल कितनी होती है। अगली बात, चाल प्रकाश की चाल के समान होती है, तो ये तरंगे जो होती है कौन सी, अयांत्रिक तरंगे, नोट लगाकर लिख लेना, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं प्यारे बच्चों। कौन सी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे। कौन सी तरंगे होती हैं प्यारे बच्चों, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। चलिए अगली बात, तरंग दैर्ध्य परिसार, यानी कि ये कितनी ज्यादा तरंग दैर्ध्य मैंने बताया ना, ये तरंग दैर्ध्य होती है। तो इसका परिसर कितना है, कौन सी तरंगों का, अयांत्रिक तरंगों का, तो ये होता है आपकी 10 की पावर -14 मीटर से 10 की पावर -14 मीटर से 10 की पावर 4 मीटर तक, यानी कि इतनी इनकी जो परास हो सकती है इनकी अयांत्रिक तरंगों की तरंग दैर्ध्य की। ठीक है, होमवर्क रहेगा आपका लिए, क्या रहेगा, देखो भाई मैं कोई आपका होमवर्क चेक करने तो आ नहीं रहा, ठीक है, ना ही आपको डांट मार सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो क्लासेस को सीरियस होकर देखने हैं, उनके लिए मैं 2 होमवर्क देता हूं। अगर वो कर लेंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करेंगे तो भाई वो उनकी मर्जी है, ऐसी भर्तियां आती रहेंगी, ऐसे एग्जाम होते रहेंगे। ठीक है, पहला होमवर्क रहेगा यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगों में डिफरेंस, यानी कि एक सारणी बनाना, एक साइड यांत्रिक तरंगे और दूसरी साइड अयांत्रिक तरंगे। दूसरा, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगों, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में आप क्या करोगे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या करोगे, डिफरेंस लिखोगे, यानी कि एक साइड अनुप्रस्थ एक साइड अनुदैर्ध्य। और तीसरा क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे, कौन सी तरंगे, ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगों में डिफरेंस पता करोगे, इसी क्लास से आपको मिल जाएंगे। ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगों में आप अंतर स्पष्ट करोगे, 5-5, 6-6 अंतर लिखने का प्रयास करना, इससे बार अगर आपने इतना कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको शॉर्ट के साथ कह सकता हूं। यांत्रिक तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे, इनकी आप 3 क्वेश्चन आप घर पे कर लेना, इससे बार आपको अगर ये 3 क्वेश्चन कर लिए तो आपका 70% ध्वनि और प्रकाश वाला चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को यहीं पर क्वेश्चन एग्जामिनर फंसाता है। आप सोचते हो ना एग्जाम में कि ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, वही एग्जाम में आता है, वही एग्जाम में आता है, क्योंकि एग्जाम आपको पास करने के लिए नहीं, एग्जाम आपको फेल करने के लिए बनाया जाता है। 500-600 लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, फॉर्म सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में भरे जाएंगे, और मेरा मानना अभी तक कह रहा है कि 6 से 7 लाख फॉर्म मिनिमम है। तो कंपटीशन आप देख सकते हो, बाकी अपनी मर्जी है भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी का रहेगा, उसके बाद में केमिस्ट्री का टॉपिक रहेगा अपना अम्ल क्षार और लवण वाला। ठीक है, तो फिर भी कोई किसी को डाउट हो, किसी को कोई किंतु परंतु हो, कोई चीज नहीं समझ में आए, कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर भी किसी को पर्सनली कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, वहां पर आप डीएम कर सकते हो। पर्सनली कॉल और मैसेज व्हाट्सएप पे ना करें, सीधा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।